नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम ज़ू ज्योग्राफिकल रीजन्स की बात कर रहे थे और अपनी कल की क्लास में हमने पूरा आर्कटिक प्रदेश और साथ में हमने नवीन आर्कटिक प्रदेशों की बात की थी कि वहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और किस प्रकार का भौगोलिक स्वरूप वहाँ पर पाया जाता है और कौन सी वो अवस्थाएं होती है जिसकी वजह से ये जीव वहाँ पर सरवाइव करते हैं। आज हम तीसरे क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम ओरिएंटल रीजन या प्राच्य प्रदेश भी कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो प्रदेश है, इसका विस्तार दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजन को इसमें माना जाता है, जिसमें हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार और जो चाइना का जो पर्वतीय भाग है और पूरा आर्कटिक प्रदेश का जो संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशनल जोन है इनके बीच का, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत हम मानते हैं। इस तरह इस प्रदेश में ऑस्ट्रेलियाई प्रदेश के जो मध्य पूर्वी द्वीप समूह का मंडल है वो इसमें आता है। ये समस्त प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और इसका जो संबंध है वो इथियोपियन प्रदेशों से भी है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में लगभग 164 परिवार जो हैं, प्रजातियाँ जो हैं वो रीढ़ वाले जानवरों की है, 118 करीब स्तनधारी प्राणियों की है और पक्षियों की लगभग 350 प्रजातियां तक इस क्षेत्र में पाई जाती है। और हिरन, एंटीलोप, फिजेन, चीता, छिपकली, सांप, गिब्बन, बंदर, सनबियर, पोर्कुपाइन्स इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इथियोपियन प्रदेश की। तो इसके अंतर्गत सहारा के दक्षिण का समस्त जो अफ्रीका का भाग है वो आता है और सुदूर जो दक्षिणी पश्चिमी अरेबिया का क्षेत्र है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। ये वाला क्षेत्र भी पूरा उष्ण कटिबंध में आता है और इस प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में प्राणियों में बहुत विविधता पाई जाती है। मेरे कहने का आशय है कि बहुत डाइवर्सिटी यहाँ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत रहती है और इसमें कई प्रकार के जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम मोल्स होते हैं, बीवर्स होते हैं, बियर्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, वो इस क्षेत्र में नहीं हैं। पर यहाँ पर फिर भी लगभग 174 जीव जो हैं वो रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। स्तनधारी प्रजातियाँ लगभग 140 हैं और 294 लगभग पक्षियों की प्रजातियों को यहाँ पर हमने माना है। इसको हमने मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला तो आता है मरु प्रदेश या ड्राई रीजन जो इस क्षेत्र का है। तो उस प्रदेश में क्या है यहाँ पर कि पोर्क्यूपाइन, स्प्रिंगबॉक, ज़ेब्रा, रूक, हिरेक्स नामक जंतु पाए जाते हैं। सवाना क्षेत्र में ज़ेब्रा, इलैंड, ज़ेमनॉक, हार्टबीस्ट, रनू, जिराफ, हाथी, ऑस्ट्रिच, शेर, चीता, लकड़बग्गा, तेंदुआ ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और जो उष्णकटिबंध का वन प्रदेश है वहाँ पे ओकापी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर, हाथी जो कि जंगली हाथी होते हैं वो बहुतायत से पाए जाते हैं। और इस प्रदेश में और प्राच्य प्रदेश में जो हमने ओरिएंटल रीजन पढ़ा है इसमें कई जीव जो हैं उनमें समानता भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम 5वें प्रदेश की बात करेंगे जिसको हमने ऑस्ट्रेलियन प्रदेश के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी एशिया और एशिया के मध्य जो द्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में, जिसमें न्यू गायना, सोलोमान, समोआ, उन सबको भी इसी में हम शामिल करते हैं। इसी रीजन में उनको भी माना जाता है।
और कुछ लोग न्यूजीलैंड को भी इस प्रदेश से अलग मानते हैं। और इस प्रदेश की प्राच्य प्रदेशों से संबद्धता के विषय में लोग एकमत नहीं है। और इस प्रदेश में गर्भ में बच्चों को आहार प्रदान करने वाली, जिसे हम प्लेसेंटल स्तनपायी जंतु कहते हैं, वो कमी पाए जाते हैं। इसके जो उदर का बाहरी भाग में थैली होती है, उस थैली में जंतु अपने बच्चों को धारण करता है, अपने बच्चों को साथ में लेके चलता है। वो यहाँ की एक विशिष्टता है। इस प्रदेश में रीढ़ वाले जंतुओं की संख्या की बात करें तो लगभग 141 परिवार, स्तनधारी की 72 परिवार या वंश, और पक्षियों के लगभग 298 वंश यहाँ पर पाए जाते हैं। इसको हमने मोटे तौर पर 3 भागों में विभक्त किया है। पहला मरु प्रदेश, जिसमें कंगारू, मोल, ज़ेर्बोआ, पैराकीट, लिजर्ड प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सवाना प्रदेश में एमू, लाल कंगारू, बंडीकूट, ओम्बैट, कोटाटू, तोते प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में ट्री और मस्क कंगारू, बलावी, कोआ, आपोसम, सेओबरी आदि जीव पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नियोट्रॉपिकल रीजन की, जिसको हमने नवानवर्ती प्रदेश इसको हम कहते हैं, जिसमें दक्षिणी अमेरिका को सम्मिलित किया जाता है और यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय पर्यावरण या परिस्थितियाँ पाई जाती है। इस प्रदेश में स्तनधारी जंतुओं की सर्वाधिक एक्सक्लूसिवली कुछ इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं जो और एक्सक्लूसिवली इसी रीजन में पाए जाते हैं। मार्सुपिलर के 32 परिवार, 32 प्रजातियां और बंदरों, पक्षियों और तीक्ष्ण दांत वाले जंतुओं की कई विशिष्ट परिवार या वंश यहाँ पर पाए जाते हैं। और रीढ़ की हड्डी वाले 168 प्रजातियां, स्तनधारी 130 प्रजातियां और लगभग 685 यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। और इस क्षेत्र को फिर हमने 3 भागों में बांटा है, या इसमें 3 प्रकार की स्थिति के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। पहला है शीतोष्ण कटिबंधी घास वाले क्षेत्र, तो यहाँ पे ग्वानको, रिया, विस्काचा, फैब्रो, लोमड़ी, शंख ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। मरु प्रदेश में ग्वांको, रिया, आर्मोंडिलो, गिद्ध प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और अयनवंती वन प्रदेश जो है उसमें बंदर, किंकाजू, पिग्मीज, आमस्टीन, स्लाथ, ट्री सांप, तोता, हमिंग बर्ड आदि पाए जाते हैं। और कुछ विशिष्ट द्वीपों का जिनका संबंध स्थलीय भाग से नहीं बताया जाता है, वहाँ गौंड द्वीप प्रदेश का उसको दर्जा दिया गया है, जिसमें हवाई द्वीप है, ग्रेटर एंटलॉस द्वीप है, मैडागास्कर है, न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, ग्रेटर एंटलीज में सोलेनोडॉन्स है। और ये क्षेत्र ऐसे हैं जो बाकी क्षेत्रों से कटे हुए हैं और यहाँ पर भी बहुत वैरायटी जंतुओं की विशिष्ट प्रकार के मेंढक, चूहे आदि पाए जाते हैं। ये हमने बात की जो स्थलीय जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में हमने बात की। इसके अतिरिक्त सागरीय जंतु भी बड़ी मात्रा में हमारी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं और इनमें अगर हम इसका कंपैरिजन करें स्थलीय जीवों से तो एक पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो हम नीचे जल की वन जीवों की बात करते हैं तो उनका जो प्रमुख भोजन है वो शैवाल और काई वगैरह होता है, जबकि स्थलीय जंतु जो हैं ये वृक्षों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो सागरों में पाए जाने वाले जो सूक्ष्मदर्शी प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं वो, और सागरों के छिछले पानी में रहने वाले शैवाल जो हैं ये ही प्रमुख भोजन के रूप में इनको अवेलेबल होते हैं। और स्थलीय भागों के समान सागरीय भागों में भी बहुत सारे बैरियर्स नहीं होते हैं,
जैसे इसका क्या असर होता है कि जंतु अधिक दूरी तक प्रवास कर जाते हैं। जो जल में जंतु हैं, इनका इनके मार्ग में कोई उस प्रकार के बैरियर नहीं आते, जैसे स्थलीय उनके खाई आ गई या पर्वत आ गया या इस तरह का क्षेत्र आ गया। जल में समस्त जो जीवन है वो एक समान अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इन जीवों को ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लंबा मार्ग तय करने की क्षमता रखते हैं। इनके मार्ग में बैरियर्स या बाधाएं नहीं आती हैं। इनमें तापमान में भिन्नता भी कम होती है, क्योंकि सागर जो हैं उसमें क्षैतिज और लंबवत गतियां तापमान का मिश्रण कर देती है और एक समस्थिति सी बनी रहती है। बहुत ज़्यादा पानी के तापमान में बदलाव नहीं आता है। तो सागरीय जीव को उनके एक लाइफ फॉर्म में जो है इनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। इनमें भी क्या है कि जो बॉटम लिविंग एनिमल्स होते हैं वो तो जल के निचले वाले भागों में रहते हैं, गहरे समुद्र में रहते हैं, परंतु जो तैरने वाले जीव हैं वो जल के ऊपर ही रहते हैं। और इनमें ठंडे जल के जंतु अलग होते हैं और गर्म जल के जंतु अलग होते हैं। जो सागर का तापमान होता है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, इसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। तो उसका क्या असर होता है कि जल का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से इसमें अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ऊपरी भाग जो होता है उसकी तुलना में गहराई पर जाने पर तापमान में सर्वत्र प्राय समरूपता ही पाई जाती है। और कई क्षेत्रों में सागरों में ऊपरी सतह पर जंतु अधिक रहते हैं और कई क्षेत्रों में सागर के आंतरिक भाग में अधिक जंतु आपको देखने को मिलते हैं। तो हम अगर विशिष्ट प्रदेशों की बात करें तो हम इसे इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: अटलांटिक मंडल, हिंद महासागरीय मंडल, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ये इसको इस प्रकार से देखते हैं कि तीसरा जो क्षेत्र हम लेते हैं वो हम प्रशांत महासागरीय मंडल का ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी पानी का जो तापमान है उसके हिसाब से, पानी की गहराई के हिसाब से अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। तो इस प्रकार से हमने जंतु जगत का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इनका ओरिजिन हुआ, किस प्रकार से इनका डिस्पर्सल हुआ, क्या इनकी संख्या की स्थिति रही, किस प्रकार से कुछ प्रजातियां संकटग्रस्त रहीं और किस प्रकार से कुछ प्रजातियां विलुप्तीकरण की कगार पर आ गईं और कभी कभी कई प्रजातियों का विलुप्तीकरण भी हो गया। उसके बाद हमने पृथ्वी पर जू जोग्राफिकल रीजन्स का अध्ययन किया। हमने दो भागों में इनका अध्ययन किया। पहले भाग में हमने स्थलीय जीवों के बारे में पढ़ा और दूसरे भाग में हमने जलीय जीवों के बारे में एक ब्रीफ सा आपको इंट्रोडक्शन दिया। तो ये एक तरह से आज ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। करीब करीब हमारे दो यूनिट्स अब करीब करीब कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप उस हिसाब से अपना अध्ययन उस प्रकार से अपने नोट्स बनाइए, उस तरह से तैयार कीजिए कि आपका काफ़ी सारा कोर्स का जो पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। थर्ड यूनिट जो है उसमें जनरल पोल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल क्वालिटी से रिलेटेड हमें चीज़ों का अध्ययन करना है। तो बेसिक बायोलॉजिकल जो चैप्टर्स थे, बायोजोग्राफी के जो चैप्टर्स थे, या हम जो नई नई टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, नए नए हेडिंग्स के तहत चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, वो अब थर्ड यूनिट में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो ये वाला हमारा जो एक महत्वपूर्ण भाग है, ये महत्वपूर्ण भाग हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। अब आप उसको तैयार करते रहिए। अनसॉल्व पेपर्स में से आप देखिए कि इन पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस तरह से आपको इनका अध्ययन करना है, किस तरह से इनके नोट्स बनाने हैं, और साथ ही साथ आप मानचित्र का भी अध्ययन निरंतर करते रहें, क्योंकि आपके कोर्स में मैप भी आएगा आपके पेपर में, और मैप के साथ साथ हर प्रश्न में जहाँ ज़रूरत होगी हमें मानचित्रों का प्रयोग करना है, तभी हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की गुंजाइश रहती है। ये जो बायोजोग्राफी का आपका पेपर है बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर है। इसका सिलेबस बहुत फैला हुआ नहीं है, बड़ा कंपोज सा और अच्छा सिलेबस है।
आप तैयार कीजिए इसे। इंटरेस्टिंग पेपर है, नई नई चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं, पर आपको मैप्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा मैप का जो सिलेबस है वो अनंत है। हमने बायोम पढ़े हैं, तो बायोम को पढ़ने के बाद कोई भी चीज़ मानचित्र की हमारे से अछूती नहीं रह गई है। तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिलें। और ये 2 यूनिट तकरीबन हमारे पूरे हो गए हैं। इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कीजिए। अब हम उसके बाद इसका 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।